अस्सलाम वालेकुम बच्चों, वेलकम बैक टू द क्लास। आज जो हम टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं, टॉपिक का नाम है प्रेशर। क्या होता है प्रेशर, आइए इस पे तफसीलन बात करते हैं। व्हाट इज प्रेशर? प्रेशर को फिजिक्स में डिफाइन किया जाता है फोर्स पर यूनिट एरिया। आप किसी भी ऑब्जेक्ट पर कितनी फोर्स लगा रहे हैं और कितने एरिया पर लगा रहे हैं, दैट टेल्स यू अबाउट प्रेशर। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल, अगर ये एक टेबल है, क्या है? टेबल। और टेबल पे आपने एक ऑब्जेक्ट रख दिया। हर बच्चा जानता है इस ऑब्जेक्ट का वेट कहाँ एक्ट करेगा। वेट एक फोर्स है ना, वेट इज अ फोर्स। वेट कहाँ एक्ट करता है? बहुत आसान जवाब है सर, इस ऑब्जेक्ट का वेट नीचे एक्ट करेगा। और वेट इज अ फोर्स, ऑल ऑफ अस नो दैट। अब सवाल ये कि ये जो वेट है, ये कितने एरिया पे एक्ट कर रहा है। ये देखें, ये मैंने ब्लैक एरो से क्या बनाया है? ये ब्लैक एरो से मैंने एरिया बनाया। हाउ मच वेट और हाउ मच फोर्स is acting on a unit area, that tells you about pressure। किसी भी ऑब्जेक्ट का कितना वेट कितने एरिया पे एक्ट कर रहा है, आप मेरे बच्चों से क्या कहते हैं? आप इसे प्रेशर कहते हैं। तो प्रेशर को कैसे डिफाइन किया जाता है? देखें, प्रेशर का फॉर्मूला है, प्रेशर इज इक्वल टू फोर्स यानी एफ डिवाइडेड बाय एरिया यानी ए। तो प्रेशर की अंग्रेजी में डेफिनेशन क्या बनेगी? इसी चीज को इंग्लिश में बोलते हैं फोर्स। डिवाइड हो रहा है ना, तो डिवाइड के लिए क्या बोलते हैं आप? पर। फोर्स पर यूनिट एरिया। फोर्स पर यूनिट एरिया। और फोर्स पर यूनिट एरिया को ही आप क्या कहते हैं? फोर्स पर यूनिट एरिया को ही आप प्रेशर कहते हैं। क्लियर हो गया भाई? तो प्रेशर की डेफिनेशन क्या है? द डेफिनेशन इज फोर्स पर यूनिट एरिया। और प्रेशर का फॉर्मूला क्या है? प्रेशर का फॉर्मूला है एफ अपॉन ए, जहां एफ का मतलब होता है फोर्स और ए का मतलब होता है एरिया। इस डेफिनेशन और इस फॉर्मूला को पढ़ लेने के बाद हम बात करेंगे प्रेशर के यूनिट के बारे में। प्रेशर का यूनिट क्या होता है मेरे बच्चों? बहुत आसान है, देखिए मैं आपको सिखाता भी हूं। फोर्स अपॉन एरिया। आपको पता है फोर्स को हम न्यूटन्स में मेजर करते हैं। किस में मेजर करते हैं? फोर्स को हम न्यूटन्स में मेजर करते हैं। और एरिया को मेजर करते हैं मीटर स्क्वायर में। किस में मेजर करते हैं एरिया को? मीटर स्क्वायर में। तो प्रेशर का यूनिट क्या बन गया? प्रेशर का यूनिट बन गया न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। और न्यूटन पर मीटर स्क्वायर को ही आप प्यार से एक और नाम देते हैं। न्यूटन पर मीटर स्क्वायर को आप बोलते हैं पास्कल्स। क्लियर है? तो फोर्स का यूनिट क्या क्या होता है मेरे बच्चों? फोर्स का यूनिट होता है न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। लेकिन न्यूटन पर मीटर स्क्वायर बोलने में काफी लंबा है, नहीं? हम बोले यार कितने न्यूटन पर मीटर स्क्वायर का प्रेशर लगा है। न्यूटन पर मीटर स्क्वायर बोलने में काफी लंबा लग रहा है। तो हम न्यूटन पर मीटर स्क्वायर को प्यार से क्या बोलते हैं? हम उसे बोलते हैं पास्कल्स। और पास्कल्स को शॉर्ट फॉर्म में कैसे लिखते हैं? पास्कल्स को लिखते हैं पी और साथ में छोटा सा ए, पास्कल्स। ठीक है, सो दिस इज द यूनिट ऑफ प्रेशर। और प्रेशर का एक और यूनिट भी है। इंस्टेड ऑफ न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, आप प्रेशर का यूनिट न्यूटन पर सेंटीमीटर स्क्वायर भी लिख सकते हैं। बस एक बात का ख्याल रखिएगा, हम न्यूटन पर मीटर स्क्वायर को तो पास्कल बोलते हैं, लेकिन न्यूटन पर सेंटीमीटर स्क्वायर को पास्कल्स नहीं बोलते। कुछ बच्चे क्या समझते हैं, प्रेशर चाहे कोई सा भी हो, चाहे न्यूटन पर मीटर स्क्वायर वाला प्रेशर हो या न्यूटन पर सेंटीमीटर स्क्वायर वाला प्रेशर हो, दोनों प्रेशर पास्कल्स कहलाते होंगे। ऐसा नहीं है। आप सिर्फ कौन से वाले प्रेशर को ही पास्कल्स बोलेंगे? आप सिर्फ उस प्रेशर को पास्कल्स में मेजर करेंगे जो आपने न्यूटन पर मीटर स्क्वायर में निकाला होगा। तो पहले तो मुझे सारे बच्चे जल्दी से बताएं, ये पास्कल्स वाली बात समझ आ गई कि पास्कल्स कब इस्तेमाल होता है? पास्कल्स तब इस्तेमाल होता है जब आपने फोर्स को न्यूटन में रखा हो और एरिया को मीटर स्क्वायर में रखा हो। तब जो यूनिट बनेगा वो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर बनेगा। और न्यूटन पर मीटर स्क्वायर को ही आप प्यार से पास्कल्स बोलते हैं। प्रेशर के बारे में एक और चीज लिखी हुई है, इट इज अ स्केलर क्वांटिटी। मेरे बच्चों ये सुन लो, स्केलर क्वांटिटी का मतलब ये है कि प्रेशर की अपनी खुद की कोई डायरेक्शन नहीं होती। प्रेशर की खुद की, द प्रेशर इटसेल्फ डज नॉट हैव एनी डायरेक्शन। फोर्स की डायरेक्शन जरूर होती है। फोर्स की डायरेक्शन
जरूर होती है, प्रेशर की डायरेक्शन नहीं होती। फोर्स वेक्टर क्वांटिटी होता है, मगर प्रेशर कैसी क्वांटिटी है मेरे बच्चों? प्रेशर एक स्केलर क्वांटिटी है। फिजिक्स में स्केलर क्वांटिटी किसे कहते हैं मेरे बच्चों? स्केलर क्वांटिटी हम उन्हें कहते हैं जिनके पास डायरेक्शन नहीं होती। ये बात समझ आ गई? तो भाई प्रेशर डज नॉट हैव एनी डायरेक्शन। अच्छा, प्रेशर के बारे में एक और बड़े मजे का एक कॉन्सेप्ट बताना है तुम्हें। वो कॉन्सेप्ट क्या है, जरा यहाँ देखो, फॉर्मूला को एक बार गौर से देखो। प्रेशर के फॉर्मूला में फोर्स ऊपर लिखा हुआ है और एरिया नीचे लिखा हुआ है। देखो ये बड़ी जबरदस्त चीज है और ये तुम्हें समझनी होगी। जो चीजें ऊपर लिखी हुई होती हैं न्यूमरेटर में, उनके साथ डायरेक्ट प्रोपोर्शन का रिलेशन होता है। और जो चीजें नीचे लिखी हुई होती हैं डिनोमिनेटर में, उनके साथ इनवर्स प्रोपोर्शन का रिलेशन होता है। इन दोनों बातों का मैं तुम्हें मतलब समझाता हूं। देखो इसका मतलब यह है कि अगर आप एक ऑब्जेक्ट पर फोर्स ज्यादा लगाएंगे तो प्रेशर भी ज्यादा एक्ट करेगा, क्योंकि प्रेशर और फोर्स का रिलेशन कैसा है? प्रेशर और फोर्स का डायरेक्ट प्रोपोर्शन का रिलेशन है, यानी फोर्स जितनी ज्यादा होगी प्रेशर उतना ज्यादा होगा। लेकिन एरिया और प्रेशर का रिलेशन कैसा है? एरिया और प्रेशर का रिलेशन है इनवर्स। इनवर्स का मतलब ये हुआ जितना ज्यादा एरिया होगा प्रेशर उतना कम होगा। मैं आपको ये चीज एग्जाम्पल से समझाता हूं और मुझे आप लोगों की तवज्जो चाहिए। ठीक है? इमेजिन करें कि मैं आपके पैरों पे इस तरह का जूता पहनकर चढ़ जाऊं। अगर मैं इस तरह का शू पहनकर, ये जूता पहनकर आपके पैर पे चढ़ जाऊं तो आपको काफी तकलीफ होगी, है ना? जाहिर है मेरा काफी वजन है यार, आई एम अ हैवी मैन। अगर ये जूता पहन के मैं आपके पैर पे चढ़ गया तो आपको काफी तकलीफ होगी। अच्छा, अगर मैं ये वाला जूता उतार दूं और मैं इस तरह का जूता पहन लूं, आपको पता नहीं ये पेंसिल हील्स कहलाती हैं। अगर मैं इस तरह का जूता पहनकर आपके पैर पे चढ़ जाऊं, ऑल्दो आई नो कि ये जूता पहन के मैं अच्छा बिल्कुल भी नहीं लगूंगा, इट विल नॉट सूट ऑन मी, लेकिन इमेजिन कीजिए कि ये जूता पहनकर मैं आपके पैर पे चढ़ जाऊं तो आपको ज्यादा चोट लगेगी। यू नो दैट। सवाल ये है कि यार मेरा वजन तो सेम है ना, मेरा वजन तो सेम है, तो शू नंबर 1 पहन के चोट कम क्यों लग रही है और शू नंबर 2 पहन के चोट ज्यादा क्यों लग रही है? आई एम द सेम मैन। तो देखो इसका कॉन्सेप्ट समझो। कॉन्सेप्ट ये है कि पहली वाली जो शू है, जो फर्स्ट शू है, फर्स्ट शू का एरिया ज्यादा है ना, देयर इज मोर एरिया, एंड मोर एरिया रिजल्ट्स इन लेस प्रेशर। तो जब मैं ये वाला जूता पहनकर आपके पैर पे चढ़ूंगा आपको कम तकलीफ होगी, तकलीफ होगी लेकिन कम तकलीफ होगी, है ना? लेकिन अगर आप बराबर वाले शू को गौर से देखो, इसका एरिया देखो कितना कम है, इट हैज अ स्मॉल एरिया। और लेस एरिया की वजह से क्या हो जाएगा? लेस एरिया की वजह से मोर प्रेशर हो जाएगा, यानी आपको चोट ज्यादा लगेगी। तो देखो आपको चोट ज्यादा क्यों लग रही है और आपको चोट कम क्यों लग रही है, इट ऑल डिपेंड्स ऑन प्रेशर। आई एम द सेम मैन, आई एम एक्सर्टिंग द सेम वेट, मेरा वजन तो दोनों मर्तबा सेम ही है, लेकिन पहली पिक्चर में एरिया ज्यादा था इसलिए प्रेशर कम था, दूसरी पिक्चर में एरिया कम है इसलिए प्रेशर ज्यादा है। तो आई होप एरिया और प्रेशर का रिलेशन आपको समझ आ गया। मैं एक और सवाल पूछना चाहूंगा आपसे, आप जरा गौर कीजिएगा, ध्यान दीजिएगा, मुझे लगता है आप इसका जवाब दे पाएंगे। फर्ज करो मेरे पास इस तरह का एक ब्लॉक है, मैंने इस ब्लॉक को ऐसे उठा के खड़ा कर दिया लाइक दिस। ये सेम ब्लॉक है, पहले लेटा हुआ था, अब खड़ा हो गया। आप बताइए ये पोजीशन नंबर 1 पर ज्यादा प्रेशर लगाएगा या पोजीशन नंबर 2 पे ज्यादा प्रेशर लगाएगा? इन विच पोजीशन इज इट गोइंग टू exert मोर प्रेशर? When will this block exert more pressure? जी, पोजीशन नंबर 1 में प्रेशर ज्यादा होगा या पोजीशन नंबर 2 में प्रेशर ज्यादा होगा? अच्छा नोट करें, ब्लॉक तो सेम है, बहुत सारा बच्चा हो सकता है कंफ्यूज हो जाए, वो बोले सर ब्लॉक तो सेम है तो सेम ही प्रेशर लगाएगा। नहीं बेटा, ऐसा नहीं है। देखो बड़ी आसान सी कॉन्सेप्ट है। पहली वाली पिक्चर में एरिया कम, एरिया ज्यादा है, सॉरी, एरिया ज्यादा है, तो एरिया ज्यादा होने का मतलब है लेस प्रेशर। और दूसरी वाली पिक्चर में एरिया कम है,
एरिया कम होने का मतलब है मोर प्रेशर। ठीक है। देखो, जब बेस लेंथ कम होगी तो एरिया भी तो कम ही होगा ना। उसका जो कांटेक्ट एरिया है, कांटेक्ट एरिया जितना बड़ा सरफेस होगा उतना ज्यादा एरिया होगा, जितना छोटा सरफेस होगा एरिया उतना कम होगा। तो प्रेशर डिपेंड करता है किसमें मेरे बच्चों? प्रेशर डिपेंड करता है एरिया पे। क्लियर हो गया? फर्स्ट पिक्चर में देयर वाज मोर एरिया, दैट इज व्हाई द प्रेशर वाज लेस। सेकंड पिक्चर में देयर इज लेस एरिया, दैट इज व्हाई द प्रेशर इज मोर। तो मुझे उम्मीद है अब सारे बच्चों को प्रेशर का और एरिया का रिलेशन समझ आ गया होगा। अच्छा, प्रेशर का एक और फॉर्मूला भी है। वो फॉर्मूला मैंने आपका ये जो नोट्स हैं, इन नोट्स में मैंने काफ़ी मुश्किल तरीके से बनाया हुआ है। मैं आपको इस फॉर्मूला को आसान तरीके से बना के समझाता हूँ। ठीक है, एंड आई नीड योर अटेंशन। हम एक और फॉर्मूला बनवाने जा रहे हैं प्रेशर का, और वो फॉर्मूला मैं यहाँ लिख कर बना रहा हूँ। आप लोग मेरे साथ साथ रहिएगा। ये देखें, ये मैंने आपके सामने बनाया है एक अदद ब्लॉक। एक ब्लॉक है, ठीक है। इस ब्लॉक की जो हाइट है उसका नाम रख देते हैं एच। क्या नाम रख देते हैं? एच। व्हाट इज एच? एच इज द हाइट ऑफ द ब्लॉक। और इस ब्लॉक का जो बेस एरिया है, बेस एरिया का नाम रख देते हैं ए। ठीक है। ब्लॉक का बेस एरिया कितना है? ए। और इसकी हाइट कितनी है? एच। हर बच्चा मैथ्स जानता है। फॉर्मूला कैसे निकालोगे? ओ सॉरी, वॉल्यूम कैसे निकालोगे? इस ब्लॉक का वॉल्यूम निकालोगे इस फॉर्मूला से। मैथ्स पढ़िए तुम लोगों ने। वॉल्यूम का फॉर्मूला होता है बेस एरिया, द एरिया ऑफ द बेस मल्टीप्लाइड बाय हाइट। एरिया ऑफ द बेस मल्टीप्लाइड बाय हाइट। क्या आ जाएगा आपके पास? आपके पास ब्लॉक का वॉल्यूम आ जाएगा। अच्छा, मुझे एक बात बताओ, क्या ये ब्लॉक प्रेशर एक्सर्ट कर रहा होगा? बिल्कुल कर रहा होगा सर। प्रेशर का फॉर्मूला क्या होता है? प्रेशर का फॉर्मूला होता है सर फोर्स अपॉन एरिया। क्या फॉर्मूला होता है? फोर्स अपॉन एरिया। अब मुझे एक बात का जवाब दो। अभी थोड़ी देर पहले मैंने बताया फोर्स एक्चुअली ब्लॉक के वेट के बराबर होता है, तो इसलिए तुम फोर्स की जगह क्या लिख सकते हो? mg। बच्चा परेशान होता है, बच्चा कहता है सर आपने फोर्स की जगह mg क्यों लिखा? क्योंकि एक्चुअली जो फोर्स ये ब्लॉक एक्सर्ट कर रहा है ग्राउंड पे, वो इसका अपना वेट ही तो है भाई। आप अपनी कुर्सियों पे बैठे हैं या बेड पर बैठे हैं या सोफा पे बैठे हैं, अभी आप लोग जहां भी बैठे हैं, आप अपना वेट एक्सर्ट कर रहे हैं ना उस जगह पर। जैसे मैं अगर इस सोफा काउच पे बैठा हुआ हूं, तो मैं इस पर क्या लगा रहा हूं? मैं इस पर अपना वेट एक्सर्ट कर रहा हूं। तो फोर्स इज एक्चुअली योर वेट, एंड दैट इज वाई तुमने फोर्स की जगह क्या लिख दिया? mg, क्योंकि वेट एक्चुअली mg के बराबर होता है। वेट mg के बराबर होता है, इसलिए तुमने फोर्स की जगह भी mg लिख दिया। और एरिया की जगह देखो मैं क्या लिखने जा रहा हूं। एरिया की जगह मैं लिखने जा रहा हूं वॉल्यूम डिवाइडेड बाय हाइट। हो सकता है आप में से कुछ बच्चे परेशान हो जाएं कि सर ये अचानक आपने एरिया की जगह ये कहां से लिख दिया, वॉल्यूम डिवाइडेड बाय हाइट? तो कोई बच्चा बता सकता है कि ये कहां से आया होगा? वो बराबर में देखो रेड कलर से क्या लिखा हुआ है, वॉल्यूम का फॉर्मूला। व्हाट इज द फॉर्मूला ऑफ द वॉल्यूम? एरिया इनटू हाइट। अगर इस फॉर्मूला में मैं ए को सब्जेक्ट बना लूं तो एच वहां जाकर क्या हो जाएगा? डिवाइड ही तो हो जाएगा। तो एरिया की जगह मैं वॉल्यूम अपॉन हाइट लिख सकता हूं मेरे बच्चों। अब मैथ्स करते हैं थोड़ी सी, आओ। तुमने इतनी मैथ्स तो जरूर पढ़ी होगी कि जब भी डिनोमिनेटर के नीचे डिनोमिनेटर होता है, जब भी डिनोमिनेटर के नीचे डिनोमिनेटर होता है, वो डिनोमिनेटर घूम के न्यूमरेटर में चला जाता है। ये मैथ्स का रूल है। तो आपके पास इक्वेशन क्या बन जाएगी? इक्वेशन बन जाएगी mgh, और नीचे बच जाएगा वॉल्यूम। अब हर बच्चा जानता है, मैंने पिछला एक चैप्टर पढ़ाया था, उस चैप्टर का नाम था मास वेट एंड डेंसिटी। उसमें मैंने एक बात बताई थी कि मास अपॉन वॉल्यूम किसके बराबर होता है, याद है? मैंने बच्चों को सिखाया था
कि मास अपॉन वॉल्यूम एक्चुअली डेंसिटी के बराबर होता है। तो मास अपॉन वॉल्यूम की जगह लिख दो डेंसिटी। डेंसिटी को रिप्रेजेंट करते हैं रो से, रो। मास अपॉन वॉल्यूम की जगह क्या लिख दिया, रो लिख दिया। और क्या बचा ऊपर, मास अपॉन वॉल्यूम की जगह तो आपने रो लिख दिया, ऊपर और क्या बचा, ऊपर बच गया जी और एच। तो प्रेशर का आपके पास एक नया फॉर्मूला आ गया, रो जी एच। इस फॉर्मूला में रो क्या है, इस फॉर्मूला में रो का मतलब है डेंसिटी, जी का मतलब होता है ग्रेविटेशनल फील्ड स्ट्रेंथ, और एच का मतलब होता है हाइट, हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट। सही है भाई। तो प्रेशर इज इक्वल टू फोर्स अपॉन एरिया बोले या रो जी एच बोले, बात एक ही है। समझ आ गई बात। तो प्रेशर के बच्चों मेरे पास कितने फॉर्मूला हैं, प्रेशर के मेरे पास दो दो फॉर्मूला हो गए, एक फोर्स अपॉन एरिया हो गया, एक रो जी एच हो गया। दोनों फॉर्मूला इस्तेमाल हो सकते हैं। अच्छा, रो जी एच वाले फॉर्मूला में तुम नोट करो, प्रेशर का हाइट के साथ कैसा रिलेशन है, प्रेशर का हाइट के साथ डायरेक्ट प्रोपोर्शन का रिलेशन है। क्योंकि हाइट डिनोमिनेटर में तो लिखा हुआ नहीं है, हाइट तो न्यूमरेटर में ही लिखा हुआ है। यानी किसी भी ऑब्जेक्ट की हाइट जितनी ज्यादा होगी उसका प्रेशर उतना ज्यादा होगा। समझ आ रही है बात। सर हम कौन सा फॉर्मूला इस्तेमाल करेंगे अगर पेपर में सवाल आया, मतलब हम फोर्स अपॉन एरिया लगाएंगे या रो जी एच लगाएंगे। तो बेटा टोटली डिपेंड्स ऑन द क्वेश्चन एंड द डेटा गिवन टू यू। आपको क्या डेटा गिवन है, आपको अगर फोर्स और एरिया जैसी वैल्यूज दी हुई हैं तो आप फोर्स अपॉन एरिया वाला लगा लोगे। अगर आपको डेंसिटी और हाइट जैसी वैल्यूज दी हुई हैं तो आप वो लगा लोगे। समझ आ गई बात, ये इतना आसान सा कॉन्सेप्ट था। अब ये कॉन्सेप्ट पढ़ा लेने के बाद मैं तुम्हें एक और बहुत ही मजे का कॉन्सेप्ट पढ़ाने जा रहा हूँ, जरा सुनिएगा। उस कॉन्सेप्ट का नाम है हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर। अच्छा, हो सकता है आप में से कोई बच्चा इसका नाम सुन के थोड़ा सा ओवरवेलम हो जाए कि यार ये हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर इतनी कोई एस्थेटिक चीज लग रही है। देखो, हाइड्रो का मतलब होता है लिक्विड, और स्टैटिक का मतलब होता है रुका हुआ। हाइड्रो एक्चुअली पानी को बोलते थे, हाइड्रोस्टैटिक मतलब रुका हुआ लिक्विड या रुका हुआ पानी। तो रुके हुए पानी के प्रेशर को कहते हैं हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर। भाई मिसाल के तौर पे एक बोतल है, एक बॉटल है, एक बोतल इमेजिन करो, इमेजिन अ बॉटल। बोतल में पानी भरा हुआ है, इस पानी का वेट होगा। हाँ सर वेट होगा, वेट तो हर चीज का होता है। तो वेट की वजह से ये पानी प्रेशर भी तो लगा रहा होगा, बिल्कुल लगा रहा होगा सर। तो बेटा इस पानी का प्रेशर हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर कहलाएगा, दैट्स इट। इस पानी का प्रेशर क्या कहलाएगा, हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर, क्योंकि ये पानी रुका हुआ है, बह थोड़ी रहा है। जो बहते पानी का प्रेशर होता है उसे हाइड्रोडायनामिक प्रेशर कहते हैं। वो हमारे सिलेबस का पार्ट नहीं, वो बड़े बच्चों को पढ़ाया जाता है, ए लेवल्स में भी नहीं पढ़ाते वो। तो अभी हम सिर्फ हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर पे बात करेंगे, यानी रुके हुए लिक्विड्स या रुके हुए फ्लूइड्स के प्रेशर के बारे में बात करेंगे। बहते हुए, फ्लो होते हुए लिक्विड्स या फ्लो होते हुए फ्लूइड्स के प्रेशर के बारे में अभी हम फिलहाल बात नहीं कर रहे। तो मैं फिर से सवाल पूछूंगा, हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर क्या होता है। तो देखें, हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर की डेफिनेशन लिखी हुई है। हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर के बारे में लिखा हुआ है कि इट इज अ प्रेशर एक्सर्टेड बाय द वेट ऑफ अ फ्लूइड इन इक्विलिब्रियम। किसी भी फ्लूइड के, किसी भी लिक्विड या गैस के वजन की वजह से जो प्रेशर होता है उसे हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर कहते हैं। अच्छा एक चीज और, बहुत सारे बच्चे इस लफ्ज फ्लूइड को लेके थोड़ा सा कंफ्यूज्ड रहते हैं कि सर फ्लूइड क्या होता है। एक कॉमन मिसकॉन्सेप्शन है कि फ्लूइड्स असल में लिक्विड्स को बोलते हैं, ऐसा नहीं है। फ्लूइड हर वो चीज है जो फ्लो कर सकती है। तो लिक्विड्स भी फ्लूइड्स की कैटेगरी में आते हैं और गैसेस भी फ्लूइड्स की कैटेगरी में आते हैं। तो पहले मैं लिक्विड्स की बात करता हूं। एक बार ये पिक्चर देखो जरा, यहां पे जो बनी हुई है, इस पिक्चर में क्या दिखा रहे हैं, इस पिक्चर में दिखा रहे हैं कंटेनर जो कि पानी से भरा हुआ है, और तीन जगहों से पानी बह रहा है। आपको देख के बताना है कि पानी सबसे ज्यादा प्रेशर से कहां से बह रहा है। पानी सबसे ज्यादा प्रेशर से कहां बह रहा है। तो ये बात साफ साफ देखी जा सकती है, जो सबसे ऊपर वाला होल है उसमें से पानी कम प्रेशर से बह रहा है, और जो नीचे वाला होल है उसमें से पानी ज्यादा प्रेशर से बह रहा है ना। तो इसका मतलब ये हुआ, द प्रेशर एट द बॉटम इज ग्रेटर देन द प्रेशर एट द टॉप। पहले तो बताएं हाँ या ना।
प्रेशर एट द बॉटम इज ग्रेटर देन द प्रेशर एट द टॉप। व्हाट डू यू से? क्लियर हो गया? इसका रीजन क्या है? इसका रीजन समझाता हूं मैं आपको। देखिए भाई, जब आप नीचे जाते जाएंगे तो नीचे जाने से क्या होगा जरा समझिएगा। जैसे जैसे आप नीचे जाएंगे, नीचे जाते जाते पानी का वजन बढ़ता चला जाएगा। पानी का वजन क्या होता चला जाएगा? पानी का वजन नीचे जाते जाते बढ़ता चला जाएगा। तो नीचे जितना ज्यादा वेट होगा, नीचे प्रेशर उतना ज्यादा होगा। ठीक है, मैं एक बार फिर से पूछ रहा हूँ भाई। देखिए, मैं एक काम करता हूँ, मैं इनको नाम दे देता हूँ, 1 2 3। तो ये साफ साफ देखा जा सकता है कि होल नंबर 1 में से पानी निकल तो रहा है, मगर ज्यादा आगे जाके नहीं गिर रहा क्योंकि उसका प्रेशर कम है। और होल नंबर 3 में से जो पानी निकल रहा है वो बिल्कुल आगे जाके गिर रहा है क्योंकि उसका प्रेशर ज्यादा है ना? जैसे जैसे आप नीचे जा रहे हैं, डेप्थ पे जा रहे हैं, प्रेशर क्या होता चला जा रहा है? प्रेशर बढ़ता चला जा रहा है, क्योंकि जैसे जैसे आप नीचे जा रहे हैं, वेट भी बढ़ रहा है पानी का। ऊपर पानी का वजन कम होगा, जितना गहराई में आप जाएंगे पानी का वजन उतना बढ़ता चला जाएगा। क्लियर है ना? ये कॉन्सेप्ट है। अच्छा, आपको ये फॉर्मूला याद रखना है, रो जी एच। ये स्पेशली लिक्विड्स और फ्लूइड्स में इस्तेमाल होता है। जब भी लिक्विड्स या फ्लूइड्स का पेपर में सवाल आएगा, आप फोर्स अपॉन एरिया वाला फॉर्मूला नहीं लगा पाएंगे, क्योंकि आपको वो ज्यादातर वैल्यूज ही कौन सी वाली देगा? वो डेंसिटी और एच की वैल्यूज देगा। अच्छा, यहाँ पर मैं आपको बताना चाहूंगा, यहाँ पे एच को आप हाइट मत बोलिएगा। लिक्विड्स और गैसेस के लिए आप एच को क्या बोलेंगे? एच को आप डेप्थ बोलेंगे। भाई, फॉर्मूला क्या बताया मैंने आपको प्रेशर का? प्रेशर का फॉर्मूला मैंने आपको बताया रो जी एच। इसमें मैंने आपको रो का क्या मतलब बताया? रो का मतलब बताया मैंने आपको डेंसिटी। जी का मतलब क्या बताया? जी का मैंने आपको मतलब बताया ग्रेविटेशनल फील्ड स्ट्रेंथ। और एच का क्या मतलब बताया मैंने आपको? एच को आप हाइट मत बोलेंगे, एच को आप हाइट नहीं बोलेंगे, एच को आप डेप्थ बोलेंगे। लेकिन सर, अभी तो आप पीछे बता रहे थे कि एच हाइट होता है। बेटा देखो, अगर सॉलिड्स का सवाल आ गया ना, अगर सॉलिड्स का सवाल आ गया, सॉलिड ऑब्जेक्ट है, सॉलिड ऑब्जेक्ट कहीं रखा हुआ है, तो सॉलिड ऑब्जेक्ट के लिए आप एच को हाइट बोलेंगे। सही है। लेकिन अगर फ्लूइड्स का सवाल आ गया, लिक्विड या गैस का सवाल आ गया, तो लिक्विड या गैस के लिए आप हाइट नहीं बोलेंगे। आप क्या बोलेंगे? आप डेप्थ बोलेंगे। बात समझ आ गई? बस इतना आसान सा कॉन्सेप्ट है ये। क्लियर हो गया? मैं काम करता हूं, आपको बेहतर तरीके से ये कॉन्सेप्ट समझाने के लिए मैं आपको, लिक्विड में हाइट होती है लेकिन यहाँ पे डेप्थ का गेम है सारा। जितना ज्यादा आप डेप्थ पर जाएंगे, प्रेशर उतना ज्यादा होगा। यहाँ पे एच एक्चुअली लिक्विड की हाइट को रिप्रेजेंट नहीं कर रहा। अगर आप डेरिवेशन करेंगे तो डेरिवेशन में एच क्या है मुझे बताओ, इसको तुम क्या बोलोगे? अगर मैं यहाँ पे एक एरो बना के दिखाऊं, ये वाला, तो ये लाल एरो लिक्विड की हाइट बता रहा है, लिक्विड की डेप्थ बता रहा है? डेप्थ बताया है। डेप्थ बता रहा है। ठीक है, एच यहाँ पर डेप्थ बता रहा है। एच को आप हाइट नहीं बोलेंगे, हाइट तो आप सॉलिड ऑब्जेक्ट्स के लिए बोलेंगे, यहाँ पे आप डेप्थ बोलेंगे। क्लियर हो गया? सर फिर सॉलिड में भी डेप्थ ही बोलते हैं, दोनों में फिर एक ही हो जाएगा कि सॉलिड में सॉलिड भी यार, डेप्थ। सॉलिड ऑब्जेक्ट्स की डेप्थ होती नहीं है ना यार। सॉलिड ऑब्जेक्ट की डेप्थ होती नहीं है। बोलना चाह रहे हो अपनी आसानी के लिए बोल लो, लेकिन भाई मैं तुमसे ये थोड़ी पूछूंगा तुम्हारी डेप्थ कितनी है। मैं पूछूंगा तुम्हारी हाइट कितनी है। तुम्हारी डेप्थ थोड़ी हो सकती है। यू हैव अ हाइट, राइट? गट। अच्छा, अब सवाल आया भाई, सर नीचे वाले पॉइंट पे प्रेशर ज्यादा क्यों है? ये बात समझ नहीं आई। चलें, ये बात मैं आपको समझाने के लिए थोड़ा सा लंबी हो जाएगी, लेकिन मुझे एक्सप्लेनेशन देनी पड़ेगी। इमेजिन करें कि मैं आपको एक बोरी में बंद कर दूं। मैं आपको एक बोरी में बंद कर दूं, सुनिएगा। और बोरी में बंद करके मैं उस बोरी को यहाँ डाल दूं। इस बोरी में आप बंद हैं। एक बैग है, बड़ी सी बोरी है, बोरा, आटे की जो बोरी होती है ना, 50 किलो वाले आटे की बोरी। उस बोरी में मैंने आपको बंद कर दिया, और मैंने आपको बैग में बोरी में डाल के लिटा दिया। और फिर मैंने एक और बोरी ली, और एक और बोरी में एक और बंदा ऊपर डाल दिया। और फिर एक और बोरी ली, एक और बोरी पे एक और बंदा बंद करके डाल दिया। और फिर एक और बोरी ली, एक और बोरी पे बंदा बंद करके डाल दिया। तो कितने बंदे बोरियों में बंद हैं?
4। अब मुझे सोच समझ के जवाब दो। किस बंदे पर सबसे कम वजन लग रहा होगा? किस फोर्थ। बंदे को सबसे कम वजन महसूस हो रहा होगा? फोर्थ को, क्योंकि उसके ऊपर कुछ है ही नहीं। जैसे नीचे आओगे, थर्ड वाले को ज्यादा वजन महसूस होगा क्योंकि उसके ऊपर चौथी वाली बोरी भी है। दूसरे वाले से पूछो तो वो बोलेगा भाई मेरे ऊपर तो दो दो बंदे पड़े हुए, मेरे ऊपर तो बहुत वजन आ रहा है यार। और सबसे नीचे वाला क्या बोलेगा? सबसे नीचे वाला बोलेगा भाई मेरे ऊपर तो सभी हैं, तो सबसे ज्यादा वजन तो मैंने उठाया हुआ है। तो जितना आप नीचे हैं, आपके ऊपर वजन उतना ज्यादा है। जितना आप ऊपर हैं, आपके ऊपर वजन उतना कम है। सही है? आप बताओ ना यार, अगर मैं पानी के पार्टिकल्स की बात करूं तो पानी के पार्टिकल्स ऐसे बनाऊंगा मैं। अब आप बताओ कौन से पार्टिकल्स को ज्यादा वजन महसूस हो रहा होगा, जो नीचे हैं या जो ऊपर हैं? जाहिर है जो पार्टिकल्स नीचे हैं उनको ज्यादा वजन महसूस हो रहा होगा। जो पार्टिकल्स ऊपर हैं उनको कम वजन महसूस हो रहा होगा। इसीलिए नीचे प्रेशर ज्यादा है क्योंकि नीचे वेट ज्यादा है। सही है, ऊपर वजन कम है। दिस थियरी वर्क्स फॉर एवरी सिनेरियो। ये कैसा सवाल है? व्हाट सिनेरियो यहां पर अप्लाई हो रही है फिलहाल, व्हाट अबाउट एवरी सिनेरियो? ये तो बहुत जनरल क्वेश्चन है कि ये थियरी हर सिनेरियो में काम करती है। इट्स अ वेरी जनरल क्वेश्चन। हर सिनेरियो क्या होता है? हाँ, लेकिन यस ये जरूर है कि आप किसी भी लिक्विड की बात करें, आप किसी भी लिक्विड की बात करें, ठीक है? किसी भी लिक्विड में जितना ज्यादा गहराई में आप जाएंगे, सुनिएगा मेरी बात, आप किसी भी लिक्विड में या फ्लूइड में जितना ज्यादा गहराई में जाएंगे प्रेशर उतना ज्यादा होगा। सही है? और जितना ऊपर है आप, प्रेशर उतना कम होगा। क्लियर है? चले मैं एक सवाल पूछता हूं आपसे। एक मछली है जो कि एक एक्वेरियम में तैर रही है। कंसिडर एन एक्वेरियम। ठीक है, एक मछली यहां बना देते हैं, इसका नाम रख देते हैं ए। एक मछली यहां बना देते हैं, इसका नाम रख देते हैं बी। आप बताइए कौन सी मछली पर प्रेशर ज्यादा लग रहा होगा? किस मछली पर प्रेशर ज्यादा लग रहा होगा? प्रेशर ज्यादा लग रहा होगा बी पर। बी पर ज्यादा प्रेशर इसलिए लग रहा होगा क्योंकि बी पर डेप्थ ज्यादा है। ठीक है, बी पर डेप्थ ज्यादा है और ए पर डेप्थ कम है। क्लियर हो गई बात? तो जितना ज्यादा गहराई में आप जाएंगे, प्रेशर उतना ज्यादा लगेगा। क्लियर हो गया? अच्छा, अगली चीज जो मुझे पढ़ानी है आपको, वो एटमॉस्फेरिक प्रेशर पढ़ानी है। एटमॉस्फेरिक प्रेशर क्या होता है? पहले तो तुम्हें एटमॉस्फेयर के बारे में पता होना चाहिए। इतनी तो तुम लोग बेसिक साइंस जानते ही हो, और अगर नहीं जानते तो सुन लो। हमारी जो अर्थ है ना, हमारी अर्थ के चारों तरफ बहुत सारी एयर है। बहुत सारी क्या है भाई? बहुत सारी एयर है, बहुत सारी हवा है। अर्थ के चारों तरफ बहुत सारी क्या है बच्चों? हवा है। हाँ। यानी अगर आप फर्ज करें अर्थ से स्पेस में जाना चाहते हैं, मान लें ये अर्थ है, ये अर्थ है, ठीक है? दिस इज अर्थ। और आपको जाना है स्पेस में। कहाँ जाना है? स्पेस में। तो मैंने क्या कहा? अर्थ के चारों तरफ हवा है। ये देखें, ये आ गई हवा। तो अगर आप स्पेस में जाना चाहते हैं तो जब आपका रॉकेट टेक ऑफ करेगा, जब आपका रॉकेट टेक ऑफ करेगा, तो आपका रॉकेट टेक ऑफ करते ही डायरेक्ट स्पेस में नहीं चला जाएगा। जब रॉकेट टेक ऑफ करेगा, रॉकेट टेक ऑफ करते ही डायरेक्ट स्पेस में नहीं चला जाएगा, बल्कि पहले वो हवा की इस बहुत बड़ी लेयर में से गुजरता हुआ जाएगा, और उसके बाद वो स्पेस में बाहर जाएगा। समझ आ रही है बात? तो ये जो हवा की इतनी बड़ी मोटी सी चादर ओढ़ रखी है, इस हवा की चादर को आप क्या बोलते हैं? एटमॉस्फेयर। क्या बोलते हैं? एटमॉस्फेयर बोलते हैं। अर्थ के हर तरफ, चारों तरफ क्या है मेरे बच्चों? एटमॉस्फेयर है, हवा की एक मोटी सी चादर है ना? और ये हवा, इतनी सारी हवा है हमारे सरों के ऊपर, तो ये हवा हम पे प्रेशर भी लगाती होगी। इसी हवा के प्रेशर को एटमॉस्फेरिक प्रेशर बोलते हैं। क्या बोलते हैं? एटमॉस्फेरिक प्रेशर।
फिर से सवाल पूछ रहा हूं। हमारे सरों के ऊपर क्या है भाई? हवा है, चारों तरफ हमारे हवा है। तो हवा का प्रेशर भी होगा। इसी हवा के प्रेशर को आप एटमॉस्फेरिक प्रेशर बोलते हैं। भाई आप अपने कमरे में बैठे हैं, मैं आपसे एक सिंपल सा सवाल पूछता हूं कि आपके सर और आपके छत, सर और छत के बीच में क्या है? आपके सर के और सीलिंग के बीच में क्या है? जल्दी से बताइए। आपके सर और आपकी सीलिंग के बीच में, ये देखें, एयर, एयर है। तो अगर मैं कहूं या समझूं कि आप तो बहुत सारी हवा के अंदर बैठे हैं, है ना, कितनी सारी हवा है आपके सर के ऊपर, तो ये इतनी सारी हवा का क्या वजन नहीं होगा, इसका वेट नहीं होगा? होगा। और सर अगर वेट होगा तो फिर तो प्रेशर भी होगा, क्योंकि फोर्स अपॉन एरिया ही तो प्रेशर होता है। बिल्कुल है। तो इसका मतलब सर आप ये कह रहे हैं कि हमारे सरों के ऊपर ये जितनी भी हवा है ये हम पर प्रेशर लगा रही है? बिल्कुल लगा रही है। यानी मैं और आप, हम सब कहां बैठे हैं मेरे बच्चों? हम बैठे हैं इस वक्त बहुत सारे एटमॉस्फेरिक प्रेशर के अंदर। कहां बैठे हैं हम? एटमॉस्फेरिक प्रेशर के अंदर बैठे। इस वक्त हवा हम पर क्या लगा रही है? इस वक्त हवा हम पर प्रेशर लगा रही है। समझ आ रही है बात? और इसी प्रेशर को आप क्या कहते हैं? एटमॉस्फेरिक प्रेशर कहते हैं। समझ आ गई? तो जरा एटमॉस्फेरिक प्रेशर के नोट्स पढ़ते हैं एक बार। पहले तो एटमॉस्फेयर के बारे में लिखा हुआ है, एटमॉस्फेयर इज अ थिक लेयर ऑफ एयर अराउंड आवर प्लैनेट। एटमॉस्फेयर क्या है? हवा की एक बहुत मोटी सी चादर है जो हमारे प्लैनेट ने ओढ़ रखी है। फिर लिखा हुआ है द वेट ऑफ द एयर एक्टिंग अपॉन अस रिजल्ट्स इन एटमॉस्फेरिक प्रेशर। हवा का जो वजन हम पे एक्ट कर रहा है, इस वजन की वजह से ही एटमॉस्फेरिक प्रेशर होता है। और फिर लिखा हुआ है द एटमॉस्फेरिक प्रेशर इज ऑल्सो कैलकुलेटेड यूजिंग द इक्वेशन P इज इक्वल टू रो जी एच। एटमॉस्फेरिक प्रेशर कैलकुलेट कैसे करते हैं? उसी फॉर्मूला से करते हैं जिससे लिक्विड्स का करते हैं, रो जी एच। जिसमें रो का मतलब है डेंसिटी, जी का मतलब है ग्रेविटेशनल फील्ड स्ट्रेंथ, और एच का मतलब है डेप्थ। समझ आ रही है बात? चलो मैं तुमसे एक सवाल पूछता हूँ, सोच समझ के जवाब देना भाई, बड़ा अच्छा सवाल है। कहाँ पूछूं? यहां पूछता हूँ। इमेजिन करो, एक ऊंचा सा पहाड़ है, और ऊंचे से पहाड़ के ऊपर एक बंदा खड़ा है, बंदे का नाम है ए। और नीचे ये सी लेवल है। सी लेवल समझते हैं ना, समुद्री सतह, दैट सी लेवल। और सी लेवल पे भी एक बंदा खड़ा है, इस बंदे का नाम है बी। और ये सबसे ऊपर, ये जो मैंने रेड कलर की लाइन बनाई है, ये जो मैंने रेड कलर की लाइन बनाई है, ये रेड लाइन एटमॉस्फेयर है। एटमॉस्फेयर की लास्ट लेयर है, यानी इससे ऊपर स्पेस है। फिर से सवाल पूछ रहा हूं, देखो एक बंदा है जो कि ऊंचे पहाड़ पे खड़ा है। जो बंदा पहाड़ पे खड़ा है उसका नाम है ए। एक बंदा नीचे खड़ा हुआ है सी लेवल पे, उसका नाम है बी। और ऊपर जो रेड कलर की लाइन देख रहे हैं ना आप, ये रेड कलर की लाइन एटमॉस्फेयर है। यानी इससे ऊपर अगर आप गए तो देर इज नो एयर, फिर आप स्पेस में निकल जाएंगे। देर इज नो एयर। अब मेरा आपसे एक बड़ा आसान सा सवाल है, किस बंदे पर एटमॉस्फेयर का, हवा का प्रेशर ज्यादा होगा, ए पर या बी पर? किस बंदे पर एटमॉस्फेयर का, हवा का प्रेशर ज्यादा होगा, ए पर बी पर। या बी पर? द राइट आंसर इज बी। बी पर प्रेशर ज्यादा होगा, और इसका रीजन बड़ा आसान है। ये जो बी वाला बंदा है ना, ही इज स्टैंडिंग एट मोर डेप्थ। डेप्थ ज्यादा है, और डेप्थ ज्यादा होने की वजह से जो हवा का मास है उसके सर के ऊपर, हवा का जो वजन है वो ज्यादा है। जो ए वाला बंदा है, ए वाला, उसकी डेप्थ कम है, और डेप्थ कम होने की वजह से उस पर प्रेशर भी कम होगा। क्या कहा मैंने? जो ए वाला बंदा है
ए वाले बंदे की डेप्थ कम है, और डेप्थ कम होने की वजह से इसका प्रेशर भी क्या होगा मेरे बच्चों, कम होगा। तो जिस तरह लिक्विड में डेप्थ में जाने से प्रेशर बढ़ता है, वैसे ही एयर में भी डेप्थ पे जाने से प्रेशर बढ़ता है। और जैसे जैसे आप ऊपर जाएंगे प्रेशर कम होता चला जाएगा। पहाड़ों पर प्रेशर कम होता है हवा का। फिर से बता रहा हूं, पहाड़ों पर हवा का प्रेशर कम होता है, और नीचे हवा का प्रेशर ज्यादा होता है। समझ आ रही है बात? दैट इज द बेसिक कॉन्सेप्ट। और सी लेवल पर प्रेशर सबसे ज्यादा होता है। कितना होता है सी लेवल पर प्रेशर, यहां लिखा हुआ भी है। द एटमॉस्फेरिक प्रेशर इंक्रीजेस विद डेप्थ एट सी लेवल। द एटमॉस्फेरिक प्रेशर इज द हाईएस्ट, और सी लेवल पर इतना प्रेशर होता है भाई। ये पी एटीएम का मतलब है, ये जो लिखा हुआ है ना पी एटीएम, एटीएम का मतलब एटमॉस्फेयर। एटमॉस्फेयर का प्रेशर होता है मेरे बच्चों 1.01 10 to the power 5 पास्कल्स। ये तकरीबन कहलाता है 1,01,000 पास्कल कहलाती है ये वैल्यू, 1,01,000 पास्कल्स। ज्यादा वैल्यू है काफी। जैसे अगर मैं अपनी बात करूं या आप लोगों की बात करूं, हम सब कहाँ बैठे हैं इस वक्त, हम सब सी लेवल से करीब बैठे हैं। मुझे नहीं पता आप में से कितने बच्चे इस वक्त कराची में मौजूद हैं, लेकिन हर वो बच्चा जो कराची में है इस वक्त, आप सारे लोग सी लेवल से बहुत करीब हैं, क्योंकि कराची एक सदरन शहर है, पाकिस्तान के साउथ में आता है। सी से करीब है, सी लेवल पे, समंदर से करीब है। तो हम सब इस वक्त हाई प्रेशर में बैठे हैं। हम सब पर एटमॉस्फेयर का प्रेशर ज्यादा है। पहाड़ों पर अगर हम जाएंगे या नर्दर्न एरियाज में जाएंगे, ऊंचे इलाकों में जाएंगे, वहां पर एटमॉस्फेयर का प्रेशर क्या होता है बच्चों, एटमॉस्फेयर का प्रेशर कम होता है। आप एक काम करें, ऊंचे पहाड़ों पे कभी आप लेस चिप्स का पैकेट लेके जाएं, क्या होगा। ये आपने, फर्ज करें नीचे आपने लेस का एक पैकेट खरीदा, 100 वाला, 100 रुपए का आपने लेस का पैकेट खरीद लिया। इस पैकेट को लेकर या बैग में डालकर या अपने साथ आप ले जाएं एक पहाड़ पे ऊपर, बिल्कुल, कितना ऊपर, बहुत ऊपर, 14-15 हजार फीट की ऊंचाई पे ले जाएं। ठीक है। पता है क्या होगा अगर आप इस पैकेट को ऊपर पहाड़ों पे ले गए, क्या होगा, मैं आपको बताता हूँ। पहाड़ों पे जाने के बाद ये पैकेट आपको ऐसा दिखाई देगा। सर ये पैकेट फूल क्यों गया, मैं बताता हूँ ये पैकेट फूल क्यों गया। असल में जब ये पैकेट नीचे था ना, नीचे, तो बाहर से प्रेशर ज्यादा था। अंदर भी प्रेशर था, आई नो, अंदर भी प्रेशर था, क्योंकि अंदर हवा भरी हुई होती है, लेकिन बाहर भी प्रेशर था। लेकिन जब आप ऊपर लेकर गए ना, बाहर का प्रेशर क्या हो गया, बाहर का प्रेशर कम हो गया। और बाहर का प्रेशर कम होने की वजह से अंदर के प्रेशर ने इसको क्या कर दिया, अंदर के प्रेशर ने इसको फुला दिया। अंदर के प्रेशर ने इसको फुला दिया। समझ आ रही है बात? तो एटमॉस्फेयर का प्रेशर क्या कर रहा है, एटमॉस्फेयर का प्रेशर इसको एक्सपैंड या कंप्रेस कर रहा है। चलो एक काम करता हूँ, एक और एग्जांपल लेता हूँ। ये तो तुम्हें समझ आ गई कि जब हम चिप्स के पैकेट को ऊपर लेकर जाएंगे तो वो फूल जाएगा। चिप्स का पैकेट फूल क्यों जाता है, चिप्स का पैकेट इसलिए फूल जाता है क्योंकि अंदर हवा उतनी है, लेकिन बाहर हवा कम हो गई है। और बाहर का प्रेशर कम होने से अंदर का प्रेशर बढ़ जाएगा और पैकेट फूल जाएगा। मैं तुम्हें इसकी एक और एग्जांपल दिखाता हूँ, जरा समझना। एक खाली बॉटल लो, एक्वाफिना की ना या नेस्ले की खाली बॉटल लो, पानी पी लो सारा, पानी पी लो सारा, और फिर क्या करो, उस बॉटल को ऐसे करके सारी हवा सक कर लो, सारी हवा बाहर निकाल लो। पता है क्या होगा, ये बॉटल कैसी दिखेगी, जब सारा पानी पी लोगे और ऐसे करके सारी हवा जब सक कर लोगे, तो पता है ये बॉटल क्या हो जाएगी, ये बॉटल तुम्हें ऐसी दिखाई देगी।
ये बॉटल तुम्हें ऐसी दिखाई देगी। सवाल ये, सर ये बॉटल ऐसी क्यों हो गई? मैं तुम्हें बताता हूँ। जब तुम अंदर से सारी हवा बाहर निकाल लोगे, तो बाहर का प्रेशर इस बॉटल को क्या कर देगा? बाहर का प्रेशर इस बॉटल को कंप्रेस कर देगा। पहले क्या था? पहले जब बॉटल के अंदर हवा थी ना, व्हेन देयर वाज एयर इनसाइड द बॉटल, तो भाई अंदर भी हवा है, बाहर भी हवा है, तो दोनों ने एक दूसरे को बैलेंस किया हुआ था। लेकिन अगर तुमने अंदर से सारी हवा बाहर निकाल ली, अंदर से अगर सारी हवा बाहर चली गई, तो बाहर की हवा बॉटल को क्या करेगी? बाहर की हवा बॉटल को पिचका देगी। समझ आ रही है बात? दैट इज द कॉन्सेप्ट ऑफ एटमॉस्फेरिक प्रेशर। तो एटमॉस्फेरिक प्रेशर समझ आ गया मेरे बच्चों को? एक थम्स अप दे दें जल्दी से। जी सर, समझ आ गया बहुत अच्छे से। परफेक्ट। एक काम करते हैं हम, क्या करें, या तो टॉपिक्स पढ़ के एक साथ ही पास पेपर के थोड़े से, हाँ एक साथ ही पढ़ा देता हूँ, ज्यादा आसान है, क्योंकि थोड़ा सा ही रह गया। एक इंस्ट्रूमेंट है, जल्दी से सुन लो। इस इंस्ट्रूमेंट का नाम है मरकरी बैरोमीटर। क्या नाम है इंस्ट्रूमेंट का? मरकरी बैरोमीटर। मरकरी बैरोमीटर एक ऐसी डिवाइस है, एक ऐसा इंस्ट्रूमेंट है जो एटमॉस्फेरिक प्रेशर मेजर कर सकता है। इस इंस्ट्रूमेंट को एक मिनट के लिए गौर से देखो। इस इंस्ट्रूमेंट में क्या क्या मौजूद है? एक नीचे कंटेनर है, कंटेनर। इस कंटेनर में मरकरी भरा होता है, और इसमें एक ट्यूब है। टेस्ट ट्यूब दिख रही है आपको? टेस्ट ट्यूब में भी मरकरी भरा होता है। और ये इंस्ट्रूमेंट आपको एटमॉस्फेरिक प्रेशर बताता है। अब आप सोच रहे हो कि सर ये इंस्ट्रूमेंट एटमॉस्फेरिक प्रेशर कैसे बताएगा? मैं समझाता हूं। जब बाहर प्रेशर ज्यादा होगा, जब बाहर का प्रेशर ज्यादा होगा, वो सारा प्रेशर कहाँ एक्ट करेगा? सर वो सारा प्रेशर मरकरी पे एक्ट करेगा। तो मरकरी कहाँ जाएगा? सारा का सारा मरकरी बेचारा कहाँ जाने पे मजबूर हो जाएगा? अंदर जाने पे मजबूर हो जाएगा। भाई जब बाहर सारा प्रेशर लगाओगे, बाहर से तुम मरकरी को कंप्रेस करवाओगे, तो बेचारे सारे मरकरी को जहां जगह मिलेगी ट्यूब के अंदर, वो ट्यूब के अंदर जाएगा, और ट्यूब का लेवल राइज होना शुरू हो जाएगा। समझ रहे हो? सर अगर बाहर का प्रेशर कम हो गया, अगर बाहर का प्रेशर कम हो गया, तो ये जो मरकरी ऊपर चला गया था, ट्यूब में राइज हो गया था, ये वापस कहाँ जाएगा? ये वापस नीचे आ जाएगा। तो सर आप ये कहना चाह रहे हैं कि ट्यूब का लेवल देख के हमें समझ आएगा कि प्रेशर ज्यादा या कम है? जी। अगर ट्यूब के अंदर मरकरी ऊपर जा रहा है, तो बताइए क्या मतलब होगा? अगर ट्यूब के अंदर मरकरी ऊपर जा रहा है, तो बाहर प्रेशर ज्यादा है। फिर से सुने यार, फिर से सुने, मैं समझा देता हूं। एक बात बताएं, कभी आप लोगों ने वो टेट्रा पैक के डब्बे में जूस पिया है? नेस फ्रूटा, फ्रूटा वाइटल वगैरह पिया है ना? इमेजिन करें आपके पास एक जूस का डब्बा है, स्लाइस जूस का डब्बा है, और आपने उसमें स्ट्रॉ डाला हुआ है। डब्बा खोला, स्ट्रॉ डाला। अब एक काम करो, डब्बे को ऐसे दबा दो। क्या होगा बताओ? स्ट्रॉ डालो और डब्बे को ऐसे दबा दो, क्या होगा? जैसे ही तुम डब्बे को दबा दोगे, सारा लिक्विड पुड़ुक करके ऊपर आ जाएगा। आ जाएगा ना भाई? अब मैं पूछूंगा लिक्विड ऊपर क्यों आया, बताओ जल्दी से। आपने डब्बे को दबाया, डब्बे को दबाने से सारा लिक्विड स्ट्रॉ के अंदर से पुड़ुक करके ऊपर आ जाएगा। क्यों? बहुत आसान है। सर बाहर से जब हम प्रेशर लगाएंगे, तो बेचारा लिक्विड अंदर ही जाएगा ना, सारा ऊपर ही चढ़ेगा, है ना? तो यहां पे भी तो यही हो रहा है। अगर बाहर का प्रेशर बढ़ गया बच्चों, एटमॉस्फेयर का प्रेशर बढ़ गया, ये देखो ना, बाहर से प्रेशर मैं बना रहा हूँ, रेड कलर के एरोज बना रहा हूं। अगर बाहर का प्रेशर बढ़ गया, तो सारा मरकरी कहाँ जाएगा? इसमें जो मरकरी भरा हुआ है आपने इस कंटेनर के अंदर, वो मरकरी सारा कहाँ जाएगा? वो सारा का सारा मरकरी इस ट्यूब के अंदर राइज करेगा, और लिक्विड लेवल ऊपर आ जाएगा। और अगर सर बाहर का प्रेशर कम हो गया, बेटा अगर बाहर का प्रेशर कम हो गया, तो ये मरकरी फॉल करेगा और नीचे आ जाएगा। दैट्स इट। इतना आसान सा कॉन्सेप्ट है। इस डिवाइस को आप बैरोमीटर बोलते हैं।
और आपको लिक्विड लेवल मेजर करना होता है कहां से कहां तक का। ये जो कंटेनर का लिक्विड लेवल है यहां से लेकर ये जो ट्यूब का लिक्विड लेवल है यहां तक का आपको मेजर करना होता है। हाँ, सवाल ये कि सर वाई मरकरी, हमने मरकरी क्यों इस्तेमाल किया, और एक और सवाल है सर मरकरी क्या होता है। इन दोनों का जवाब सुन लें। मरकरी एक लिक्विड है बेटा, एक लिक्विड है उसे मरकरी कहते हैं। और खास बात बताता हूं, मरकरी एक मेटल है, मेटल, एक लिक्विड मेटल है। मरकरी आपने कहाँ देखा है मैं ये भी बता देता हूँ। पुराने जमाने में जो क्लिनिकल थर्मोमीटर्स होते थे उनके अंदर मरकरी होता था, आज भी इस्तेमाल होते हैं, मेरे घर में तो आज भी है। मरकरी थर्मोमीटर होता था, मुंह में रखते थे हम, याद है। उसके अंदर वो पारा चढ़ता था, है ना। पारा, उर्दू में पारा कहते हैं मरकरी। तो ये वही मरकरी है, मरकरी से लिक्विड बेटा, ठीक है, एक लिक्विड मेटल है। सवाल आया सर हम मरकरी क्यों इस्तेमाल करते हैं, कोई और लिक्विड क्यों नहीं इस्तेमाल कर रहे। हसनैन, कई सारे रीजन है मरकरी इस्तेमाल करने के, क्योंकि सवाल आपने पूछा है। मरकरी इस्तेमाल करने के दो चार बता देता हूं आपको रीजंस। पहला रीजन मरकरी का, मरकरी अपने कंटेनर को वेट नहीं करता। ये थोड़ा सा हम आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट जा रहे हैं, पेपर में नहीं पूछेगा एग्जामिनर हमसे। आप पूछ रहे हैं तो मैं थोड़ा थोड़ा जल्दी जल्दी बता देता हूँ। मरकरी जिस कंटेनर में होता है उस कंटेनर को गीला नहीं करता। जैसे पानी है ना, पानी कंटेनर की दीवारों को गीला कर देता है, मरकरी गीला नहीं करता। अगर मैं इस कप में मरकरी भर दूं और इस कप से सारा मरकरी फिर गिरा दूं, ऐसे करके गिरा दूं, तो ये कप अंदर से गीला नहीं रहेगा, बिल्कुल सूखा रहेगा, ड्राई रहेगा। एक प्रॉपर्टी है ये मरकरी की। दूसरा, मरकरी की फ्लूडिटी बहुत अच्छी है, बहुत अच्छे से फ्लो करता है, बहुत अच्छे से राइज करता है, फॉल करता है। सवाल ये कि वेट करने से क्या होगा बेटा। वेट करने से ये होगा कि अगर मरकरी दीवारों पे चिपका रह गया पानी की तरह, जैसे पानी है, पानी को जिस कंटेनर में भरते हैं वो दीवारों पे चिपका रह जाता है। अगर मरकरी यहाँ दीवारों पे चिपका रह गया तो सही से राइज या फॉल नहीं करेगा, तो आपको सही रीडिंग्स नहीं मिलेंगी। अच्छा, सवाल ये कि सर अगर मरकरी को हम अपने आप पर एक्सपोज कर लें तो क्या होगा। हमारी स्किन पे मरकरी के टच होने से कुछ नहीं होगा, बस हमारी बॉडी में नहीं जाना चाहिए। खाने पीने की चीजों में मरकरी नहीं जाना चाहिए, क्योंकि मरकरी टॉक्सिक होता है, जहर है, आपको बीमार कर देगा और आपकी मौत भी हो सकती है। थोड़ा सा मैं कॉन्टेक्स्ट में वापस आना चाहूंगा। भाई ये बैरोमीटर, एक बार बैरोमीटर को पढ़ लें, इसके नोट्स पढ़ें। लिखा हुआ है, इट इज अ डिवाइस विच इज यूज टू मेजर एटमॉस्फेरिक प्रेशर। एक ऐसी डिवाइस है जो एटमॉस्फेरिक प्रेशर को मेजर करती है। लिखा हुआ है, द एयर पुशेस द मर्करी डाउन इन द कंटेनर ड्यू टू विच इट राइजेस इन द ट्यूब। सही है। ऊपर से क्या लगेगा, प्रेशर लगेगा, प्रेशर की वजह से मरकरी कहाँ राइज करेगा, मरकरी ट्यूब में राइज करेगा। और नॉलेज के लिए ये भी बता दिया आपको, इन्फॉर्मेशन के लिए, एट सी लेवल द मर्करी लेवल इन द ट्यूब राइजेस टू 760 मिलीमीटर या 76 सेंटीमीटर। अगर आपने ये अपैरेटस सी लेवल पर ले गए, कहाँ ले गए ये अपैरेटस, ये अपैरेटस आप सी लेवल पे ले जाएं। जैसे अभी हम सी लेवल पे ही तो हैं, मतलब एग्जैक्टली सी लेवल पे नहीं है लेकिन हम सी लेवल से बहुत करीब हैं। तो सी लेवल पे अगर आप इस अपैरेटस को रखेंगे तो आपको ये हाइट कितनी मिलेगी बेटा। ये नीचे वाले लिक्विड लेवल से लेकर ऊपर वाले लिक्विड लेवल तक की हाइट कितनी मिलेगी आपको। ये हाइट मिलेगी आपको 760 मिलीमीटर। कितनी मिलेगी, 760 मिलीमीटर। बस ये आपका बैरोमीटर था, दैट्स इट। बेटा ये हाइट है, हाइट। प्रेशर तो वही है जुनैर, प्रेशर तो 1.01 10 की पावर 5 ही है। ये मैं हाइट बता रहा हूं। अगर आप मरकरी बैरोमीटर को सी लेवल पे रखेंगे तो मरकरी इतना राइज करेगा, 760 मिलीमीटर या 76 सेंटीमीटर राइज करेगा। मैं ये बता रहा हूं आपको, प्रेशर नहीं बता रहा, हाइट बता रहा हूं। हाइट इतनी आएगी। इस हाइट को यूज करके जब आप प्रेशर निकालेंगे ना, ρgh वाले फॉर्मूला से, तो प्रेशर उतना ही आएगा जितना मैंने ऊपर बताया था, 1.01 एक्सपोनेंट 10 to the power 5, जो आपने लिखा हुआ है। समझ आ रही है सर बात। सर प्रेशर तो अभी भी लग रहा है, तो 76 से ऊपर क्यों नहीं जा रहा। जी। प्रेशर जितना था उतना ऊपर चला गया, आप प्रेशर और बढ़ा दीजिए, एटमॉस्फेरिक प्रेशर से ज्यादा कर दीजिए, तो ये उससे भी ऊपर जाएगा। आप प्रेशर कम कर दीजिए, ये नीचे आएगा। भाई एक जगह जाके रुकेगा भी तो। देखिए जितना प्रेशर रखेंगे ना वहां तक जाएगा। अब जैसा आपने पूछा सर ये 760 से ऊपर क्यों नहीं जा रहा, ये जाएगा, आप बाहर का प्रेशर और भी बढ़ा दें।
लेकिन एटमॉस्फेयर का प्रेशर आपके कंट्रोल में थोड़ी है। हाँ, अगर एटमॉस्फेयर का प्रेशर बढ़ गया, किसी किसी इत्तेफाक से, किसी हादसे से प्रेशर बढ़ गया, तो लिक्विड लेवल ऊपर जाएगा। अगर प्रेशर कम हो गया, लिक्विड लेवल नीचे आएगा। आप इस बैरोमीटर को पहाड़ों पे ले जाएं, पहाड़ों पर बताइए प्रेशर ज्यादा होता है या कम होता है? कम होता है, कम थोड़ा कम होता होता है। है। तो पहाड़ों पर प्रेशर कम होने से आप बताइए लिक्विड लेवल ऊपर जाएगा या नीचे आएगा? नीचे आएगा। नीचे आएगा। बेहतरीन। और नीचे भी आके ऐसा थोड़ी कि ट्यूब खाली हो जाएगी, कहीं आके रुक जाएगा। एक सर्टेन लेवल पे आके रुक जाएगा, ऊपर जाएगा नीचे आएगा, डिपेंड करता है बाहर प्रेशर कितना है। एक मजे का टॉपिक पढ़ाता हूँ जल्दी से, उसके बाद हमारा ये टॉपिक खत्म हो जाएगा। फिर मैं इसके दो चार आपको पास पेपर के क्वेश्चंस कराऊंगा, ताकि आपको थोड़ा समझ तो आए कि जो आपने पढ़ा है वो अप्लाई कैसे होगा। ये एक बड़ा इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। यहाँ पे देखें हेडिंग क्या लिखी हुई है। हेडिंग लिखी हुई है टोटल प्रेशर। नाउ व्हाट इज द कॉन्सेप्ट ऑफ टोटल प्रेशर? आपको एक बराबर में तस्वीर दिख रही है, कंटेनर है। कंटेनर के अंदर लिक्विड भरा हुआ है और कंटेनर ऊपर से खुला हुआ है, ठीक है, कंटेनर इज ओपन फ्रॉम द टॉप। कंटेनर के अंदर एक रेड कलर का पॉइंट है, दिख रहा है आपको रेड पॉइंट? अब सवाल यह है कि उस रेड पॉइंट पर कितने तरह के प्रेशर लग रहे होंगे। उस रेड पॉइंट पर दो तरह के प्रेशर लग रहे होंगे, मैं आपको बताता हूं कौन कौन से। एक तो देखिए वो रेड पॉइंट पानी के अंदर है ना, तो एक तो उस पर पानी का प्रेशर लग रहा होगा। उस रेड पॉइंट से ऊपर जितना भी पानी है, उस रेड पॉइंट से ऊपर जितना भी पानी है, वो पानी उस रेड पॉइंट पर क्या लगा रहा होगा? वो पानी उस रेड पॉइंट पर प्रेशर लगा रहा होगा। पानी के ऊपर क्या है? सर पानी के ऊपर तो हवा है, एटमॉस्फेयर है। तो एटमॉस्फेयर भी तो प्रेशर लगा रही होगी। तो इसका मतलब उस रेड पॉइंट पर टोटल कितना प्रेशर एक्ट कर रहा है? तो आप बोलेंगे अच्छा सर, टोटल प्रेशर का मतलब है लिक्विड का प्रेशर प्लस एटमॉस्फेयर का प्रेशर। समझ रहे हैं? मैं एक काम करता हूं, मैं रिपीट कर देता हूं। सुने भाई, बहुत आसान है। ये देखिएगा, एक कंटेनर भर दें आप। कंटेनर में भर दें पानी। अब मैं आपसे एक सिंपल सा सवाल पूछता हूं भाई, ये छोड़ें, रेड पॉइंट को छोड़ें, दफा करें। आप इस बॉटम की बात करें, बॉटम की। मैं आपसे पूछता हूँ बेटा, बॉटम पे कौन कौन सी चीजें प्रेशर लगा रही हैं? क्या जवाब देंगे आप? इस कंटेनर के बॉटम पे, इस कंटेनर के बॉटम पे कौन कौन सी चीजें प्रेशर लगा रही हैं? तो आप बोलेंगे सर एक तो पानी प्रेशर लगा रहा है, इतना सारा जो पानी है वो प्रेशर लगा रहा है। फिर पानी के ऊपर क्या है? पानी के ऊपर है हवा। पानी के ऊपर क्या है? पानी के ऊपर है हवा। हवा भी क्या लगा रही है? हवा भी प्रेशर लगा रही है। तो इसका मतलब बॉटम पे टोटल कितने प्रेशर हैं? अच्छा, ये भी एक अच्छा सवाल है कि सर क्या कंटेनर का अपना वेट प्रेशर नहीं लगाएगा? बेटा मैं कंटेनर के बॉटम की बात कर रहा हूं। कंटेनर का वेट पता है कहां प्रेशर लगाएगा? कंटेनर फर्श करो टेबल पर रखा हुआ है। कंटेनर कहाँ रखा हुआ है? टेबल पे। तो वो जो तुमने सवाल पूछा ना, क्या सर कंटेनर का वेट प्रेशर नहीं लगाएगा? लगाएगा ना। कंटेनर का वेट बेटा प्रेशर लगाएगा टेबल पर। समझ रहे हो? कंटेनर का वेट प्रेशर टेबल पे लगाएगा। टेबल पे तो और भी प्रेशर प्रेशर लग रहा है। टेबल पे ज्यादा प्रेशर क्यों लग रहा है? कंटेनर का वेट, पानी का वेट और फिर हवा। समझ रहे हो? लेकिन मैं पूछूं अगर, कंटेनर के बॉटम पे बताओ, कंटेनर के इंटरनल बॉटम पे बताओ किन किन चीजों का प्रेशर है? कंटेनर के अंदर बॉटम पे किन किन चीजों का प्रेशर है? तो तुम बोलोगे सर कंटेनर के अंदर पानी का प्रेशर है और उसके ऊपर हवा का प्रेशर है। तो जब भी कभी पेपर में टोटल प्रेशर का सवाल आ जाए तो दोनों को ऐड कर लेना। मैं एक काम करता हूं, सब छोड़कर ना सबसे पहले यही वाला सवाल करवा देता हूं, ताकि तुम्हारा कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए, क्योंकि चैप्टर तो खत्म हो गया है। ये देखो, सबसे पहले यही वाला सवाल करवाता हूं। ये हम गए पास पेपर क्वेश्चंस में। ये हम आ गए क्वेश्चन नंबर 7 में। क्वेश्चन नंबर 7 पढ़े भाई, क्या लिखा हुआ है? क्वेश्चन अभी वो सॉलिड्स के प्रेशर पे भी बात कर लेते हैं, परेशान होने की जरूरत नहीं है। क्वेश्चन नंबर 7 पढ़ें, क्या लिखा हुआ? क्वेश्चन नंबर 7 में देखें, आपको कह रहे हैं कि एक फिश है।
और वो फिश स्विम कर रही है 15 मीटर बिलो, यानी आपको डेप्थ बताई हुई है भाई, कितनी डेप्थ पे प्रेशर स्विमिंग कर रही है फिश, 15 मीटर। आपको क्या क्या दिया हुआ है, आपको डेंसिटी ऑफ वाटर बता दी, डेंसिटी ऑफ वाटर होती है 1000, और आपको एटमॉस्फेरिक प्रेशर भी बता दिया 100,000 पास्कल्स। और आपको जी की वैल्यू वैसे तो 9.8 होती है, लेकिन आपको कह रहे हैं कि 10 ले लीजिए। कह रहे हैं व्हाट इज द टोटल प्रेशर। अब देखो तुमसे टोटल प्रेशर मांग रहे हैं, मुझे एक बात का जवाब दो, क्या इस मछली पर सिर्फ पानी का प्रेशर एक्ट करेगा? नहीं ना, नो सर, एटमोसफेयर का भी। एटमॉस्फेयर का प्रेशर भी एक्ट करेगा। वेरी गुड। तो एक काम करते हैं ना, पहले तो मैं पानी का प्रेशर निकालता हूँ। फॉर्मूला होता है रो जी एच। क्या फॉर्मूला होता है? रो जी एच। अब आप बताएं डेंसिटी कितनी है। सर पानी की डेंसिटी है 1000। अब आप बताएं जी की वैल्यू कितनी है। जी की वैल्यू है सर, वैसे तो 9.8 होती है, लेकिन सवाल में हमसे 10 कही है तो हम 10 ले लेंगे। और एच की वैल्यू कितनी है, डेप्थ की वैल्यू कितनी है? डेप्थ की वैल्यू है सर 15 मीटर। जब आप सॉल्व करा लेंगे आंसर आ जाएगा 150,000 यानी 150,000 पास्कल्स। तो 150,000 जो आपने प्रेशर निकाला है, ये लिक्विड का प्रेशर है, पानी का प्रेशर है, जो कि मछली पे एक्ट कर रहा है। सवाल यह है कि क्या उसने हमसे पानी का प्रेशर मांगा है या टोटल प्रेशर मांगा है? टोटल प्रेशर मांगा है। तो टोटल प्रेशर के लिए आपको इस पानी के प्रेशर में एटमॉस्फेयर का प्रेशर क्या करना पड़ेगा? आपको पानी के प्रेशर में एटमॉस्फेयर का प्रेशर ऐड करना पड़ेगा भाई। ये कॉन्सेप्ट है। समझ आ गई बात? सो द राइट आंसर इज 150,000 प्लस 100,000। आंसर आ गया 250,000। सवाल आया सर कुड यू प्लीज एक्सप्लेन द फॉर्मूला फॉर प्रेशर। बेटा प्रेशर का फॉर्मूला भी तो बताया, रो जी एच। रो का मतलब होता है डेंसिटी। रो का मतलब क्या होता है? डेंसिटी। जी ग्रेविटेशनल फील्ड स्ट्रेंथ को कहते हैं, और एच कहते हैं डेप्थ को। एच कहते हैं डेप्थ को। तो देखें आपके सामने मैंने फॉर्मूला लगाया। फॉर्मूला में मैंने डेंसिटी की जगह 1000 लिख दिया, क्योंकि लिखा हुआ उन्होंने द डेंसिटी इज 1000। जी की जगह मैंने 10 रख दिया, और एच की जगह मैंने 15 रख दिया, क्योंकि डेप्थ 15 थी। एक काम करते हैं, दो चार सवाल और करते हैं, क्योंकि इतना इनफ नहीं है, राइट? वी नीड टू डू मोर क्वेश्चंस। क्वेश्चन नंबर 5 देखो। क्वेश्चन नंबर 5 में कह रहे हैं एन अंडर वाटर डाइवर मूव्स फ्रॉम द ओशन टू अ फ्रेश वाटर लेक। The density of water in the lake is less than in the ocean. In which position does the diver experience the smallest pressure? बेटा ए बी सी डी चारों में से स्मॉलेस्ट प्रेशर कहाँ होगा? सबसे कम प्रेशर कहाँ होगा? एक बात बताओ, प्रेशर का अभी अभी मैंने तुम्हें क्या फॉर्मूला सिखाया? प्रेशर का फॉर्मूला सिखाया रो जी एच। क्या सिखाया? रो जी एच। जहां डेंसिटी कम होती है वहां प्रेशर कम होता है, ये मैंने बताया ना। अब आप मुझे बताओ, ओशन की डेंसिटी कम है या लेक की डेंसिटी कम है? लिखा हुआ है द डेंसिटी ऑफ वाटर इन द लेक इज लेस। तो इसका मतलब यहां डेंसिटी लेस है, लेस डेंस। तो एक बात तो अंडरस्टूड है कि प्रेशर भी यहीं कम होगा। अब यहां पे भी तो दो पॉइंट बनाए हुए हैं, सी और डी। कम प्रेशर किस पर होगा, सी पर या डी पर? सो द राइट आंसर इज सी पर प्रेशर कम होगा, और इसका रीजन ये है क्योंकि सी पर डेप्थ भी कम है। दैट इज वाई द राइट आंसर इज सी। समझ आ रही है बात? एक और सवाल करते हैं। क्वेश्चन नंबर 11।
क्वेश्चन नंबर 11 में लिखा हुआ है ईच टायर ऑफ अ कार हैज एन एरिया ऑफ 100 सेंटीमीटर स्क्वायर in contact with the ground. The car has a mass of 1600 kg. The weight of the car is equally distributed amongst the four tires. The gravitational field strength is 10. What is the pressure? सवाल बड़ा सिंपल है। मैं आपके लिए पढ़ भी देता हूं। कह रहे हैं भाई ये गाड़ी है, चार टायर है। गाड़ी का मास कितना है? गाड़ी का मास है 1600 kg। बताओ गाड़ी कितना प्रेशर लगाएगी? एक काम करो यार, प्रेशर का फॉर्मूला होता है फोर्स अपॉन एरिया। यार फोर्स तो मुझे पता ही नहीं है। फोर्स तो असल में वेट होता है ना बेटा। फोर्स इज वेट। वेट तो मुझे पता ही नहीं है, मुझे तो मास पता है। तो इस सवाल में थोड़ी सी कैलकुलेशन ज्यादा है। तुम पता है क्या करो, तुम पहले वेट निकाल लो। फॉर्मूला लगाओ, W = mg। क्या फॉर्मूला लगाया तुमने? W = mg। m की जगह रखो 1600, 1600, क्योंकि मास 1600 है। और g की जगह रखो 10, तो वेट आ जाएगा 16,000 न्यूटन। कार का वेट कितना आ गया? कार का वेट कितना आ गया बच्चों? 16,000 न्यूटन। अब क्या करोगे? अब तुम प्रेशर का फॉर्मूला लगा चुके हो, फोर्स अपॉन एरिया। फोर्स की जगह लिखो 16,000। सर आपने फोर्स की जगह 16,000 क्यों लिखा? क्योंकि गाड़ी का वेट है 16,000। और एरिया की जगह क्या लिखूंगा बच्चों? एरिया की जगह मैं लिखूंगा 400। क्या लिखा एरिया की जगह? 400। दो जीरो से दो जीरो कट गए। क्या आंसर आया? 4 1 जार 4, 4 4 जार 16, 40 आंसर आ जाएगा। क्या आंसर आ जाएगा? 40। द राइट आंसर है सी। यहां पर कुछ बच्चे गड़बड़ कर देते हैं। एरिया की जगह 100 लिख दिया होगा आप लोगों ने। जिन जिन का आंसर डी आ रहा है उन्होंने एरिया की जगह 100 लिख दिया होगा। अरे भाई, गाड़ी का एक टायर थोड़ी है। गाड़ी के कितने टायर हैं? चार टायर। अगर एक टायर का एरिया 100 है तो चार टायर का 400 होगा ना यार। तो देखिए इन्होंने आपको सवाल में कैसे बेवकूफ बनाया। पकड़ लिया इन्होंने आपको सवाल में। एक और सवाल कराता हूं बड़े मजे का। सवाल नंबर 12 देखें। है तो आसान, आपको करवा इसलिए रहा हूं ताकि आपकी प्रैक्टिस हो जाए, रिवीजन हो जाए। कह रहे हैं द डायग्राम शोज अ सिंपल मर्करी बैरोमीटर। अभी अभी पढ़ाया था मैंने आपको, बैरोमीटर एक ऐसा इंस्ट्रूमेंट होता है जो एटमॉस्फेरिक प्रेशर बताता है। कह रहे हैं विच हाइट इज अ मेजर ऑफ द एटमॉस्फेरिक प्रेशर। एटमॉस्फेरिक प्रेशर मेजर करने के लिए कौन सी वाली हाइट मेजर की जाती है? तो बेटा इसका जवाब सुन ले। एटमॉस्फेरिक प्रेशर मेजर करने के लिए जो हाइट मेजर की जाती है वो ये वाली है, नीचे वाले लिक्विड लेवल से लेकर ऊपर वाले लिक्विड लेवल। सो द राइट आंसर इज सी। एटमॉस्फेरिक प्रेशर मेजर करने के लिए सी वाली हाइट मेजर की जाती है। सही है। एक और सवाल कराऊंगा। ये सवाल देखें, बड़े मजे का सवाल है। क्वेश्चन नंबर 13। बहुत प्यारा सवाल है। क्वेश्चन नंबर 13 करेंगे सारे बच्चे। मैं जानबूझ के वीडियो पॉज कर रहा हूं ताकि आप सुकून से करेंगे। एक रेक्टेंगुलर ब्लॉक है और रेक्टेंगुलर ब्लॉक की साइड्स की लेंथ दी हुई है आपको 3 बाई 4 बाई 5। कुछ इस तरह का ब्लॉक है। आपसे कह रहे हैं व्हाट इज द स्मॉलेस्ट प्रेशर। पहले तो मुझे एक बात बताओ, स्मॉलेस्ट प्रेशर कब होगा? जब एरिया कम होगा या ज्यादा होगा? स्मॉलेस्ट प्रेशर कैसा आएगा? कम एरिया से प्रेशर आएगा या ज्यादा एरिया से प्रेशर आएगा? स्मॉलेस्ट प्रेशर का मतलब होता है लार्जेस्ट एरिया। क्या मतलब होता है? लार्जेस्ट एरिया। अब सवाल यह है कि 3 4 5 इनमें से कौन सी दो साइड्स को मल्टीप्लाई करवा के लार्जेस्ट एरिया आएगा?
प्रेशर का फॉर्मूला फोर्स अपॉन एरिया होता है ना भाई। फोर्स की जगह तो आप 6 न्यूटन लिख देंगे। फोर्स की जगह क्या लिख देंगे आप? 6 न्यूटन लिख देंगे। एरिया की जगह क्या लिखेंगे? एरिया होता है लेंथ इंटू विड्थ। क्या होता है एरिया मेरे बच्चों? लेंथ इंटू विड्थ। अब आप बताएं, आप कौन सी दो लेंथ्स को मल्टीप्लाई करेंगे? 3 4, 3 5 या 4 5? कौन कौन सी लेंथ्स को आप मल्टीप्लाई करवाएंगे? 4 और 5। वेरी गुड। लेकिन क्यों सर 4 और 5 को क्यों मल्टीप्लाई करवा रहे हैं? क्योंकि 4 और 5 को मल्टीप्लाई करवा के सबसे बड़ा एरिया आएगा, और सबसे बड़ा एरिया लाओगे तो ही प्रेशर सबसे कम आएगा। तो 6 डिवाइडेड बाय 20 आंसर आ जाएगा 0.30। बी इज द राइट आंसर। ऐसे होना था ये सवाल में। फिर से रिपीट कर रहा हूं, देखो इन्होंने सवाल में क्या पूछा था। इन्होंने सवाल में बाकायदा मेंशन किया था स्मॉलेस्ट प्रेशर। तो स्मॉलेस्ट प्रेशर तो बेटा तभी आ सकता था जब आप फोर्स को लार्जेस्ट एरिया से डिवाइड करवाते। लार्जेस्ट एरिया से डिवाइड करवाएंगे तो ही स्मॉलेस्ट प्रेशर आएगा। समझ आ रही है बात? एक सवाल और करवाना चाहूंगा, एक सवाल और देख लें। क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 बहुत मजे का सवाल है। आप इसको 2 मिनट अटेम्प्ट करें, आपसे नहीं होगा तो मैं करवाऊंगा, इसलिए मैं रिकॉर्डिंग पॉज कर रहा हूं। चले यार, तो अब मैं आपको सवाल का जवाब देता हूं। कह रहे हैं एक गार्डन टेबल है। गार्डन टेबल का वजन है 60 न्यूटन, 60 न्यूटन की टेबल है। और टेबल का जो टॉप है ना, टॉप, टेबल के टॉप का एरिया है 2 मीटर स्क्वायर। ये कह रहे हैं इट इज रेनिंग एंड द रेन प्रोड्यूसेस अ प्रेशर ऑफ 4 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर ऑन द टेबल। ओए होए, कह रहे हैं बारिश हो रही है, बारिश गिर रही है, और बारिश की वजह से टेबल पर 4 का प्रेशर लग रहा है। अब तुम नोट करो, तुम्हें प्रेशर भी पता है और तुम्हें एरिया भी पता है। बारिश कितना प्रेशर लगा रही है? 4। और एरिया कितना है? 2। बारिश की वजह से फोर्स निकाल लो। ये देखो फॉर्मूला, प्रेशर इज इक्वल टू फोर्स अपॉन एरिया। बारिश कितना प्रेशर लगा रही है? बारिश लगा रही है 4 का प्रेशर। और एरिया कितना है? एरिया है 2। 2 वहां जाकर मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो 4 2 जार तो भाई बारिश की वजह से इसका मतलब टेबल पर 8 न्यूटन की फोर्स लग रही है। कितनी फोर्स लग रही है? 8 न्यूटन की। अब बताओ टेबल का अपना खुद का वजन कितना है? टेबल का अपना खुद का वजन कितना है? टेबल का अपना खुद का वजन है 60 न्यूटन। अब मुझे एक बात का जवाब दो। लिखा हुआ है इग्नोरिंग द प्रेशर ऑफ द एटमॉस्फेयर। कह रहा है अभी आप एटमॉस्फेयर के प्रेशर को इग्नोर कर दें। व्हाट इज द फोर्स एक्सर्टेड बाय द टेबल ऑन द ग्राउंड? टेबल ग्राउंड पर कितनी फोर्स लगाएगी? यार एक बात बताओ, टेबल का वजन कितना है बताओ ना। टेबल का 60 वजन है न्यूटन 60 न्यूटन। और टेबल पर जो बारिश गिर रही है, बारिश, बारिश गिरने की वजह से टेबल पर 8 न्यूटन की एक्स्ट्रा फोर्स लग रही है। तो अब टेबल पर टोटल कितनी फोर्स लग रही है? 8 + 60। 60। टोटल फोर्स लग रही है 68 न्यूटन। सो द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज डी, 68 न्यूटन। मैं फिर से पूछ रहा हूं, फिर से बता रहा हूं। देखो सवाल क्या था। सवाल ये था कि ये टेबल जो है वो ग्राउंड पर टोटल कितनी फोर्स लगा रही है। तो देखो, टेबल का खुद का जो वेट है वो 60 है, और टेबल पर जो बारिश गिर रही है, बारिश की वजह से 8 न्यूटन फोर्स और भी है। तो 60 + 8, 68 न्यूटन आ गया आंसर। तो ये इस चैप्टर की एक ग्रैंड क्लास थी। आई होप इट वॉज यूजफुल, हेल्पफुल। इसको हम जल्द से जल्द अपलोड करेंगे और लास्ट वाली भी अपलोड कर देंगे, ठीक है। और इसी तरह से हमारी ग्रैंड क्लासेस होती रहेंगी। आप रिवीजन एंड प्रैक्टिस करते रहिए। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज सर। अल्लाह हाफिज। रमजान